नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अब वक्त हो गया है इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हिजाब विवाद के मद्देनजर राज्य में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा बढ़ाकर 16 फरवरी तक के लिए कर दी गई है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सीन एन नारायण ने एक बयान में कहा कि परीक्षाएं हालांकि निर्धारित समय पर होंगी और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया। और क्या कुछ कहना है राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का इस मामले पर, देखिए इस रिपोर्ट में। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने दोनों ने ही संकेत दिया था कि प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में निर्णय 14 फरवरी को लिया जाएगा। नारायण ने कहा था कि हिजाब विवाद को देखते हुए कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की थी, लेकिन अब एहतियात के तौर पर इसे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बंद सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लागू है। सरकार ने गुरुवार को कक्षा 10 तक के हाई स्कूल छात्रों के लिए 14 फरवरी से और प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों के लिए इसके बाद कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में हिजाब से संबंधित सभी याचिकाओं पर पहले राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने को कहा था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज के साथ कक्षा के भीतर जाने से रोक दिया था। राज्य में विभिन्न हिस्सों में हिजाब के खिलाफ विरोध तेज होने के कारण सरकार ने 9 फरवरी से राज्य के सभी हाई स्कूलों और कॉलेजों में 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया था। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूल फिर से खोले जाने के मद्देनजर शुक्रवार को जिला प्रशासन को कई निर्देश जारी किए, जिससे कि शांति कायम रखी जा सके और ये सुनिश्चित हो सके कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हो। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रियों के साथ साथ सभी जिले के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, लोक निर्देशक के उप निर्देश और सभी जिलों के जिला पंचायतों के सीईओ के साथ जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि सोमवार से राज्य में 10वीं कक्षा तक हाई स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। इसके मद्देनजर निर्देश जारी किए गए कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। संवेदनशील क्षेत्रों में डीसी और एसपी को शैक्षणिक परिसर का दौरा करने को कहा और वहां के अधिकारी और शिक्षण कर्मचारियों को निर्देश देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। इस मौके पर ज्ञानेंद्र ने आगे कहा कि स्थानीय प्रशासन को ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा करने के बजाय स्थिति के अनुसार कार्य करने और तत्काल उपाय करने का अधिकार दिया गया है। इसी बीच सोमवार से स्कूल खोले जाने के मद्देनजर उडुपी ने पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए और 804 लोगों की मौत हो गई। कल 58,077 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो देश की पॉजिटिविटी रेट अब 3.48 हो गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,10,443 हो गई है।
वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,07,981 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,36,962 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4,14,68,120 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 172 करोड़ से खुराक दी जा चुकी है। कल 36,82,662 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 172,19,87,688 डोज दी जा चुकी है। और अब देश के बाद अगर विदेश की बात करें तो कई देशों में कोरोना प्रतिबंधों को ढील दी गई है। बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वैक्सीनेशन का सबूत ही फ्रांस में आने के लिए पर्याप्त होगा, चाहे वो जिस किसी देश से यात्री यहां आ रहा हो। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार से पहले की स्थिति यात्रियों के लिए बहाल की गई है। फ्रांस सरकार ने कहा है कि अधिकांश देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से महामारी का प्रकोप है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से जारी है। काफी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों के लिए सिर्फ टीका लेना ही जरूरी है। किसी तरह का कोविड टेस्ट अब नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जिन यात्रियों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। फ्रांस सरकार की ओर से ये बयान में कहा गया है कि टीका नहीं लेने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अभी भी अनिवार्य है। हालांकि ग्रीन लिस्ट वाले देशों के यात्रियों के लिए आगमन पर क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। वहीं ऑरेंज लिस्ट वाले देशों के यात्रियों को टेस्ट कराना होगा। दिसंबर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से प्रसार के बाद फ्रांस में संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट की अनिवार्यता रखी गई थी। पहले चरण में कॉन्सर्ट हॉल, खेल और अन्य कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की क्षमता सीमा को 2 फरवरी से खत्म कर दिया गया है। विवाद का असर अब महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया है, जहां हिजाब डे मनाया गया। जी हां, महाराष्ट्र में हिजाब डे मनाया गया है। महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना हो तो उसका तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में देखी जाती है। जब ये मामला देश और दुनिया में इतना तूल पकड़ चुका है, तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र में मौजूदा हालात क्या है। जब असम में दंगे हुए और म्यांमार में राहगीरों के खिलाफ मुहिम चली, तो मुंबई में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जब गुजरात में दंगे हुए तो मुंबई में उसका असर हुआ, और अब कर्नाटक में हिजाब विवाद की छाया महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। उत्तर महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में गुरुवार को उमड़ी महिलाओं की भीड़ उस विवाद की एक कड़ी है, जिसकी शुरुआत कर्नाटका से हुई। हिजाब का समर्थन करने के लिए महिला मिलन का नाम देकर इस भीड़ को जमीयत उलमा हिंद नाम के एक प्रमुख संगठन ने कथित तौर पर जुटाया था। कि हिंदुस्तान, गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पे सारे लोग इक्वल है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी बोलता है। तो सब लोग इक्वल है, तो सबको अपने अपने अधिकार हैं। कोई भी कुछ भी पहन सकता है, इसमें कोई मसला थोड़ी ना होना चाहिए। भीड़ को AIMIM के स्थानीय विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने संबोधित भी किया। शुक्रवार को मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया। हिजाब विवाद को लेकर चल रही इसी हलचल को देख पुलिस हरकत में आई और 4 आयोजकों के खिलाफ बिना इजाजत सभा बुलाने का मामला दर्ज कर लिया। विधायक मुफ्ती सईद को भी नोटिस भेजा गया। मालेगांव हमेशा से एक संवेदनशील शहर माना जा रहा है। इसका सांप्रदायिक दंगों का इतिहास भी रहा है। यहाँ 2 बार बम धमाके भी हो चुके हैं, इसलिए पुलिस मालेगांव पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी बीच मालेगांव की मेयर ने प्रस्ताव रखा कि शहर में शैक्षणिक केंद्र उर्दू घर का नाम मुस्कान नाम की छात्रा पर किया जाए।
मुस्कान वो लड़की है जिसका हिजाब पहनकर हुड़दंगियों का सामना करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मालेगांव की हलचल को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने राज्य के तमाम पुलिस थानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मालेगांव, बुलढाणा और बीड़ में जमावबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्री दिलीप वलपत ने आदेश दिए हैं कि हिजाब को लेकर राज्य में किसी भी तरह का आंदोलन न होने दिया जाए। शिवसेना से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी गुरुवार को बयान दिया कि दूसरे राज्य में चल रहे विवाद की वजह से महाराष्ट्र में माहौल खराब नहीं होना चाहिए। टीएमसी में चल रही आंतरिक कहर के बीच उसकी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम 5 बजे अपने आवास पर पार्टी शीर्ष पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ 6 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, महासचिव पार्थ चैटर्जी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और मंत्री फरहाद हकीम, अरूप विश्वास और चंद्रमा भट्टाचार्य का नाम शामिल है। इस बैठक में क्या कुछ खास होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए कल शाम 5 बजे बैठक होगी। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान और जवाबी बयान पार्टी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए, इसे कहीं रुकना होगा। हमारी पार्टी सुप्रीमो द्वारा सभी नेताओं को एक संदेश देने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि बनर्जी के 28 फरवरी को आगामी निकाय चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा करने की भी संभावना है। बनर्जी ने अभी तक पार्टी की एक नई कार्य समिति का गठन नहीं किया है। सत्तारूढ़ टीएमसी की कला शुक्रवार को उस समय बढ़ गई कि जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेताओं ने एक व्यक्ति के एक पद की खुलकर वकालत की, जिसके अनुसार पार्टी के एक सदस्य को एक पद पर रहना चाहिए। हालांकि हकीम समेत पार्टी के पुराने नेताओं का एक वर्ग इस कदम। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगा देंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सूरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार की तरह आज भी उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास उन्हें यूपी पहुंचना है ताकि वो यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर वार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी की सीमा लांग आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड से लौटकर योगी यूपी में 3 रैलियां करेंगे। सहारनपुर के बेहट और देवबंद के साथ साथ योगी अमरोहा के हसनपुर में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव भी आज तीनों जगहों पर जनसभा करेंगे। अखिलेश के बदायूं की 2 सीटों और शाहजहांपुर की 1 सीट पर प्रचार का कार्यक्रम है। यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगी और 3 जगहों पर प्रचार करेंगी। प्रियंका सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास खमीटा में जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि दोपहर 1 बजे हल्द्वानी विधानसभा से जनसभा में शामिल होंगी।
इसके बाद वो दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास श्रीनगर विधानसभा में पहुंचेंगी, जहां उन्हें लोगों के बीच अपनी पार्टी की तरफ से जनसभा करना है। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया। Macco lubricant, ready to dry. Feel the power of engine. Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to dry.